नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम जो है वो आरएस प्री के लिए रिवीजन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। आरएस प्री 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए हम रिवीजन सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, वर्तमान जो समय है उसमें लगभग सिर्फ 15 दिन अपनी परीक्षा में बचे हैं और इन 15 दिन के अंदर हमें कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है उन्हीं को लेकर हम जो है वो अपनी ये सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो ये जो समय है, इस समय में सबसे ज्यादा अगर हमें फोकस करना है तो वो करना है आर्थिक समीक्षा। ये आर्थिक समीक्षा जो है वो अपनी राजस्थान और इंडिया दोनों की आर्थिक समीक्षा को हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, जो सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उस आर्थिक समीक्षा में केवल 3 टॉपिक जो है वो अपने सिलेबस में है। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं उन्हीं को हमें देखना है। एक है अपना कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा टॉपिक जो है वो अपना है कृषि, उद्योग और सेवाएं, सर्विस। ठीक है, तो इन 3 चीजों को हमें रिवाइज करना है। इसके साथ साथ हमें राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसके टोटल 11 चैप्टर है। सभी 11 चैप्टरों को जो है हमें रिवाइज यहाँ पे करना है। पहले हमने अपने चैनल पे इनको सबको पढ़ाया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है वो एमसीक्यू सीरीज में इनको फास्टली क्विक रिवीजन इनका हम यहाँ पे करेंगे। आज हम 2 टॉपिक का रिवीजन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से एक एक टॉपिक लेंगे ताकि क्लास छोटी रहे। और इसके साथ साथ अगली जो मेन जो चीज है जो हमें रिवाइज करनी चाहिए वो है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पे भी एक दो सेशन हम जरूर लेके आएंगे। पूरे साल का करंट अफेयर्स लगभग जुलाई से लेकर जो जनवरी तक का जो है वो सबसे मोस्ट है, वो तो हमें करना ही करना है, तो वो हम इसमें करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो मैथ्स और रीजनिंग जो है उसको भी आप एक बार रिवाइज अब से शुरू कर दें। 15 दिन के अंदर जो है आराम से रोज एक एक घंटा रिवाइज करेंगे तो मैथ रीजनिंग पूरी हो जाएगी। ये जो सारा पोर्शन जिसकी हमने अभी बात की है ये कंप्लीट पोर्शन आपके जो है वो 50 से लेकर 60 क्वेश्चन इसमें से आपके आरएस प्री में आएंगे। आप देख लेना, पिछला जो ट्रेंड रहा है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब भी आप देख लेना कि 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो और पहले आपने पढ़ रखा है, ये मैं शब्द कहूंगा कि पहले आपने पढ़ रखा है, क्योंकि अगर नए सिरे से आप इकोनॉमिक सर्वे को शुरुआत करोगे तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले आपने पढ़ रखा है तो आपके इस 50 से 60 क्वेश्चन का ये जो पेपर है उसमें आपके 45 से 50 क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं। और यहीं से आपकी दिशा निर्धारित होती है कि आप जो है वो प्री पास करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक तो बेसिक सी बात थी। तो आज हम शुरुआत करते हैं आर्थिक समीक्षा की, इकोनॉमिक सर्वे, और वो भी कौन सा, राजस्थान का। आज 2 चैप्टर को हम यहाँ पे क्लियर रिवाइज करेंगे। पहला अपना है वो है वर्ग आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य और सेकंड है अपना कृषि। इन दोनों को जो है एमसीक्यूज टाइप में हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, भाई राजस्थान की जीएसडीपी निम्न में से क्या रहा। आपको ये बताना है कि 2023-24 में जो राजस्थान की जीएसडीपी है वो क्या रही है। तो आपको पता होगा कि 2 रेट होती है, 2 मूल्य होते हैं, एक होता है प्रचलित और एक होता है स्थिर मूल्य। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रचलित मूल्य की। ये आपको यहाँ ज्यादा फोकस करना है, 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक किसका पूछ रहा है, तो प्रचलित मूल्य का पूछ रहा है। दूसरा ध्यान देना है कौन से ईयर का पूछ रहा है, तो 23-24 का पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी जो है वो क्या रहा है, ठीक है। पहला है आपका 13,57,851, दूसरा है 15,28 385, फिर 78,22,87 और 8,45,100
15। ये 4 डेटा में दिए गए हैं। देखिए अगर हम इनमें देखें तो अपना आंसर होगा 2। प्रचलित मूल्य पे राजस्थान का जो जीएसडीपी रहा है वो रहा आपका ये 1528,385। याद रखने वाली चीज, सबसे मोस्ट फैक्टर मोस्ट डेटा है 1528,385। और अगर यहाँ पे आपको ग्रोथ पूछ लेता है, आपको क्या पूछता है, वृद्धि दर पूछता है, तो वृद्धि दर आपको ध्यान रखनी है 12.56। कितनी है, 12.56% यहाँ पे क्या रही है, वृद्धि। भाई जीएसडीपी कितना हुआ, 1528,385, ठीक है। वृद्धि पूछता है तो वृद्धि रही है 12.56%। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की जीडीपी जो है, भारत की जीडीपी में हिस्सा, तो भारत की जीडीपी में हिस्सा अगर पूछा जाता है तो भारत की जीडीपी में 5.17%। कितना है, 5.17%। याद रखें राजस्थान का जीएसडीपी 1528,385 है। 12.56% जो है वो इसमें क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुई है। और भारत की जीडीपी में 5.17% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किन कारणों से, देखिए ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन है। भाई किन कारणों से प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अनुमान है वो समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं कर पाता। ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण से जो जीएसडीपी है वो समय के साथ आर्थिक विकास को प्रस्तुत नहीं कर पाता, ऐसे कौन से रीजन है। तो पहला है वस्तु सेवाओं की मात्रा एवं मूल्य में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा है वस्तु और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन। और तीसरा है वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। और अनुत्तरित प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके एक हैबिट में आना चाहिए। आगे आप जब परीक्षा देने जाएंगे अपन, तो वहां पे आपके ये क्वेश्चन 5वां ऑप्शन भी आएगा, तो आपके जो है वो एक आदत में शुमार हो जाना चाहिए। भाई अपने को 5th ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। कैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा और मूल्य दोनों चीज है उसमें चेंज होता रहता है, इसलिए जीएसडीपी जो है वो क्या करता है, वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं कर पाता, वास्तविक आर्थिक विकास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है प्रचलित कीमतों पर। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि कीमतों का आपको ध्यान रखना है। प्रचलित पे पूछ रहा है, स्थिर पे पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है, ठीक है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्ष, कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 22-23 की तुलना में 23-24 में कितने % की बढ़ोतरी है ये पूछा जा रहा है। भाई 22-23 की तुलना में 23-24 में जो है वो वृद्धि कितनी हुई, तो आपका 12.56, 13.63, 42.04 और 56.23, ठीक है, 56.23। अभी हमने पीछे ही जब पढ़ा था कि भैया राजस्थान का जीएसडीपी कितना हुआ, आपने प्रोग्रेस की भी बात कर ली थी, तो 12.56% राजस्थान की पिछले साल से प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी की जो प्रोग्रेस रही है, जीएसडीपी की प्रोग्रेस रही है वो कितनी रही है, 12.56%। कौन से मूल्य की बात कर रहा है, प्रचलित मूल्य की बात कर रहा है भाई लोगों। कौन सी कीमतों की बात कर रहा है, प्रचलित कीमतों की बात कर रहा है। और अगर यही बात किसकी कर ली जाए, यही बात कर ली जाती है आपकी स्थिर कीमतों की। अगर स्थिर कीमतों पर आपको वृद्धि पूछी जाती है, याद रखना 8.03%। कितनी है, 8.03%। 8 याद रख लो, आप तो 8 के आसपास है भाई। 12 तो है प्रचलित पे और स्थिर पे कितनी है, 8, दोनों याद रखना है। 12 प्रचलित पे और स्थिर पे कितनी है, 8, ठीक है। और अगर जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर आपको जीएसडीपी पूछता है, स्थिर कीमतों पर क्या पूछता है, जीएसडीपी, ठीक है। स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी तो आपकी 845,115 कितनी है भाई लोगों, 845,115। याद रखें स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 845,115 है और प्रोग्रेस पूछी जाती है तो 8.03% है, 8.03% है। और अगर प्रचलित कीमतों पे पूछी जाती है तो प्रोग्रेस है आपकी 12.56%, 12.56%। पूरी याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आपका अखिल भारतीय का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 23-24 में कितनी % की वृद्धि को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे हमने अब तक बात करी किसकी, राजस्थान की, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, अखिल भारत की। तो भारत की जो जीडीपी है,
किसकी बात कर रहा है भाई? भारत की जीडीपी की। तो भारत की जीडीपी में ये पूछ रहा है कि जीडीपी जो है उसमें 2324 में कितने परसेंट की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो जीडीपी की वृद्धि बतानी है, कौन सी रेट में बतानी है भाई? तो वो रेट है आपकी कौन सी है? आपको यहाँ पे बतानी है प्रचलित मूल्य पे। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य पे बतानी है। ऑप्शन देखिए, 9.6%, 16.6%, 12.56 और 12.18%। 9.6, 16.6, 12.56 और 12.18। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा भाई, प्रचलित कीमतों पर जो भारत की जीडीपी है उसका परसेंटेज कितना रहा है? तो 9.6% रहा है। कितना रहा? 9.6% रहा। कौन सी कीमतों की बात कर रहे हैं? तो कीमतों की बात कर रहे हैं 9.6%, यानी प्रचलित कीमतों की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? प्रचलित कीमतों की बात करें। अगर अपन स्थिर कीमतों की बात कर लें, स्थिर कीमतों की बात कर लें तो 8.02%। भाई यहाँ पे 8 रहा, वहां पे 9 रहा। स्थिर पे 8 रहा है और प्रचलित पे 9 रहा। 8 और 9 याद रखे, 8 और 9। स्थिर पे 8 रहा है और प्रचलित पे कितना रहा है? 9 रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका अखिल भारतीय उत्पाद का। उसके बाद में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर 22-23 में कितनी प्रतिशत है? तो ये हमने अभी पढ़ा 23-24 की, याद रखनी है। 22-23 का कोई लेन देन नहीं है। 13.63 थी, हमें 12.56% इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, ये भी अपना हो गया। प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 22-23 में कृषि क्षेत्र में कितना था? अब देखो यहाँ पे आपको सीधा सा डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार, देखिए 3 सेक्टर है अपने जीएसडीपी के। 3 सेक्टर हैं जीएसडीपी के। कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर हैं। अब भाई ये 3 सेक्टर कौन कौन से? तो पहला तो है कृषि, दूसरा होता है उद्योग, और तीसरा होता है सेवा। पहला है कृषि, दूसरा उद्योग है, और तीसरा है कौन सा? सेवा। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि जो प्रचलित मूल्य हैं उन पे क्षेत्रवार योगदान में जो जीएसडीपी है अपनी जो जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी में आपको बताना है कृषि क्षेत्र का कितना जो है वो जीएसवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए क्या रहा है? भाई अपने जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का जीएसवीए क्या रहा है? 260,654 करोड़। ठीक है, 289,265 करोड़। उसके बाद में 381,555 करोड़, और उसके बाद में 15,85,73 करोड़। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। हमें याद रखना है कि राजस्थान की जीडीपी में, राजस्थान की जो जीडीपी है उस जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जीएसवी, कृषि क्षेत्र का जो जीएसवी है वो कितना रहा है? तो कृषि क्षेत्र का जीएसवी रहा है भाई 381,555 करोड़। 381,555 करोड़ किसका रहा? कृषि क्षेत्र का जीएसवी रहा। अगर प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो 26.72%। भाई जीडीपी में कृषि का योगदान परसेंट के रूप में पूछा जाए, परसेंट के रूप में पूछा जाए तो आप याद रखना है 26.72% रहेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है 26.72%। अगर आपको इसके रूप में पूछा जाता है संख्या के रूप में तो 381,555 करोड़। 381,555 करोड़ किसकी बात कर रहे हैं? जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जीएसवी, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जीएसवी 381,555 करोड़। रेटे कौन सी है? तो रेटे है भाई प्रचलित मूल्य पर। किसकी बात कर रहे हैं? प्रचलित मूल्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब है प्रचलित बुनियादी मूल्य पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 22-23-24 का उद्योग क्षेत्र का योगदान। भाई अब पीछे हमने बात करी किसकी? कृषि क्षेत्र का योगदान की बात करी। भाई राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसका जीएसवीए पूछ रहा है, और जीएसवीए किसका पूछ रहा है? तो उद्योग का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? उद्योग का पूछ रहा है। ठीक है, जीएसवी किसका पूछ रहा है? उद्योग का पूछ रहा है। तो आपको देखना है 26,664 करोड़ रुपए, 402,795, 504,265 और
268,573 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको बताना है कि जीएसडीपी में जो जीएसवी है उद्योग क्षेत्र का वो कितना है, तो वही आंसर अपना सी आएगा इसमें भी 402,795 करोड़, 402,795 करोड़। ठीक है, और अगर इसका परसेंटेज पूछ लिया जाता है तो 28.21%। कितना आएगा? 28.21%। याद रखना है कि राजस्थान की जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का जीएसवी जो है वो कितना है परसेंटेज के रूप में? 28.21%, 28.21%। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाता है संख्या में कितना है तो 402,795 करोड़, 402,795 करोड़। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्यवर्धन 23-24 में सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट? अब किसका पूछ रहा है? सर्विस सेक्टर का। तो देखिए जीएसडीपी पूछ रहा है, जीएसबीए, और कौन किसका? सेवा का। आपको क्वेश्चन को इस तरह से समझना है भाई, सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए। ठीक है, और किसका पूछा? जीएसडीपी, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जीएसवी सेवा क्षेत्र का कितना है परसेंट पूछ रहा है। आंसर देखिए 643,632, 504, 265 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद में 402,795 करोड़ रुपए और 298,573 करोड़ रुपए, 298,573 करोड़ रुपए। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ एक आंसर तो हमने पहले भी बात करी, ये तो किसका था अभी? सॉरी, ये 402,795 करोड़, ये तो उद्योग का था, अभी हमने बात की। किसका था? उद्योग का, हमने भी बात करी। तो आपका आंसर है ए, आपका आंसर है ए, 643,632 करोड़, 643,632 करोड़ रुपए जो है वो जीएसडीपी में योगदान है। किसका? सर्विस सेक्टर का। परसेंटेज के रूप में भी आपको याद रखना है, परसेंटेज के ऊपर में रूप में सबसे ज्यादा योगदान है वो किसका है? वो है आपका सर्विस सेक्टर का, 45.07%, 45.07%। तो तीनों सेक्टर हो गए। एक बार फिर हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले जीएसडीपी की बात करेंगे हम। जीएसडीपी की बात कर रहे हैं कौन से मूल्य पे? तो प्रचलित मूल्य पे। किस पे कर रहे हैं? जीएसडीपी की बात प्रचलित मूल्य पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी रही थी? 1528,385 करोड़ थी। कितनी थी? 1528,385 करोड़, पीछे हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, दूसरी चीज वृद्धि की बात करी थी हमने, प्रोग्रेस की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने प्रोग्रेस की बात करी थी, 12.56% वृद्धि रही। कितनी रही? 12.56% इसमें वृद्धि रही। इसकी बात हम यहाँ पे पहले कर चुके थे। नेक्स्ट में अगली चीज आती है स्थिर मूल्य पे। कौन से मूल्य पर? स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य पे कितना रहा था? तो 845,115 करोड़, 845,115 करोड़, 845,115 करोड़। देखो प्रचलित मूल्य पे 1528,385 करोड़, वृद्धि 12.56%। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, बार बार करोगे ना तो याद हो जाएगा आपको। और स्थिर मूल्य पे रहा था 845,115 करोड़, 845,115 करोड़, और वृद्धि हमने बात करी 8.03%, 8.03%। अगर वृद्धि की हम भारत की बात करें, भारत की वृद्धि की बात करें तो यहाँ तो थी 9.6% और यहाँ थी 8.02%। यहाँ कितनी थी? 8.02%। भारत की प्रचलित मूल्य पे 9.6% वृद्धि थी और स्थिर मूल्य पे 8.2% वृद्धि थी। उसके बाद में आपकी जीएसडीपी में हम बात करेंगे जीएसबीए का। किसकी बात करेंगे? जीएसबीए। जीएसबीए की बात कर रहे हैं तो सेक्टर कितने होते हैं भाई? अपने अपने सेक्टर होते हैं 3। 3 सेक्टर कौन से हो गए? पहला हो गया कृषि, दूसरी हो गई उद्योग, और तीसरा हो गया सेवा। पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा हो गया आपका सर्विस सेक्टर। कृषि क्षेत्र का कितना जीएसवी था? 381,555, 381,555 करोड़ हमने अभी पढ़ा है। उद्योग क्षेत्र का था 402,795 करोड़, 402,795 करोड़, और सर्विस सेक्टर था 643,632 करोड़, 643,632
32 करोड़। अगर परसेंटेज के रूप में हम इसको लिखेंगे तो परसेंटेज के रूप में साहब आपके आ जाएगा यहाँ पे ये 26.72%। कृषि क्षेत्र में कितना था? 26.72% जीएसवीए। ठीक है। उद्योग का था 28.21%। उद्योग का कितना था? 28.21%। और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो 45.07%। 45.07%। अगर आप ये डेटा याद कर लेते हैं तो 100% आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का जो पहला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, उस इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में यही डेटा आपको पूछे जाने हैं। ज्यादातर संभावना प्रचलित मूल्य पे पूछे जाने की होती है और प्रचलित मूल्य पर आपको यही डेटा याद रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो इसको कंसाइज किया। अपने अब तक जो क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे एक बार जो है वो इस तरह से संग्रहित किया है कि आगे जो है वो एक साथ हम इनको याद कर सके। नेक्स्ट में हम चलते हैं। इसके साथ साथ ये डेटा आपको याद रखने हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डालूंगा, वहां से आप जो है ये इसको आप डाउनलोड कर लेना और आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके काम आ जाएंगे। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। अगला है राजस्थान की प्रमुख अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन 23-24 में कितने प्रतिशत अनुमानित? अब देखो हमने पहले बात करी थी किस चीज की? हमने बात करी थी पहले अपने संख्या की कि कितना है जीएसवी कितना। अब वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज की हमने पहले बात कर ली। अभी हमने एक पूरी स्लाइड में ये चीज क्लियर कर दी। तो अब यहाँ पे आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि राजस्थान की, ये प्रमुख शब्द छोड़ दो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का जो है वो जीएसडीपी में योगदान कितने परसेंट है सर्विस सेक्टर का? तो आपने अभी पढ़ा है 45.07%। कितना पढ़ा है? 45.07% योगदान इसमें आपका है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो मूल्य सांख्यिकी है अपना, उसमें से क्वेश्चन है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CPI IA, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स है, सॉरी IW। ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं? भाई अब की बार चेंज हुआ है, पहले शिमला विमला आता था, अभी की बार नया जुड़ा है तो नई चीज है। आप देखो अच्छी तरह से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला श्रम ब्यूरो जयपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा पटना और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न। कोई आंसर नहीं देना, नहीं आता आपको जवाब लिखना है, ई भरना है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आपको पेपर में ई जरूर भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि अगर 10% क्वेश्चन आप छोड़ देते हो जिनका कोई आंसर आपने नहीं भरा है, इट मीन्स आप डिस्क्वालीफाई हो। भले आपने 90% सारे सही किए हैं, अगर 10% क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं RS प्री में भरने से, कोई भी ऑप्शन आपने नहीं भरा है, खाली छोड़ दिया है, तो फिर आपको की जो है वो कॉपी चेक ही नहीं होगी, भले आप 90% लेके आ रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो CPI IW है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन से के लिए? जो इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए जारी किया जाता है। वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आंसर होगा श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा जो है वो तीनों इंडेक्स जारी किए जाते हैं। तो 4 इंडेक्स है, उसमें से 3 ये जारी करता है और एक जारी करता है कौन? NSO। एक कौन जारी करता है? NSO। जो संयुक्त वाला है वो NSO जारी करता है। फिर है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों पर 2011-12 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 28.56% था, जो 23-24 में बढ़कर कितना हो गया? तो ये चीज अभी हमने जो है वो अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया है कि 11-12 में जो योगदान था वो कितना था? 28.56% था। लेकिन 23-24 में कितना हो गया? तो 23-24 में अभी हमने पढ़ा है कि 26.72% हो गया। कितना हो गया? 26.72%। कृषि क्षेत्र का योगदान हम पढ़ चुके हैं 26.72%। अब आगे देखिए, वर्ष 23-24 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितने लाख करोड़ अनुमानित है? अब यहां से देखिए, हमने पहले पढ़ा वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, उसके क्वेश्चन हमने कर लिए। यहां से अपना सेकंड चैप्टर शुरू हो गया और चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि परिदृश्य। राजस्थान का कृषि परिदृश्य हो गया। तो हमने सबसे पहले तो हमने बात करी
कि जो कृषि क्षेत्र है, अपना जो कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र में जो का जीएसवी है उसकी परसेंटेज है, उसकी हमने बात कर ली। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि 22, 23, 24 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितने लाख करोड़ अनुमानित है? किस क्षेत्र का? कृषि, और कृषि के अंदर कौन सा? पशुधन। कृषि के 4 पार्ट है अलग अलग, कृषि क्षेत्र के अलग अलग 4 पार्ट है। पशुधन, पहला पशुधन है, दूसरा है आपका फसलें, तीसरा है आपका वानिकी, और जो चौथा पार्ट है आपका वो है मत्स्य। चौथा है वो कौन सा है? मत्स्य है। ठीक है, कृषि के 4 है, पशुधन, फसलें, वानिकी और मत्स्य। अब मैंने इसको योगदान वाइज जो है वो किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र में किसका है? पशुधन का है, सॉरी, हाँ ठीक है। सेकंड है फसलों का, थर्ड है वो वानिकी का, और चौथा है वो किसका है? मत्स्य का है। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब हम आगे इस पे बात करेंगे। यहाँ पहले हम करते हैं भाई, इसमें ये जो कृषि है, इसमें आपका जो पशुधन है, जो लाइव स्टॉक है, उसका क्या योगदान रहा है? तो उसके योगदान में यहाँ पे देखो 2.18 लाख करोड़, 1.76 लाख करोड़, 3.28 लाख करोड़ और 1.85 लाख करोड़। कितना है? 1.85 लाख करोड़। तो सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका रहा है? पशुधन का रहा है। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? पशुधन का योग रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.85 लाख करोड़। बस कृषि क्षेत्र में पशुधन का योगदान कितना रहा? 1.85 लाख करोड़। अगर परसेंटेज पूछा जाता है तो 48.58%, सर्वाधिक योगदान। दो चीजें ध्यान रखनी है, कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र है पशुधन, उसका योगदान जो है वो कितना रहा है? तो 1.85 लाख करोड़ रहा। कितना? 1.85 लाख करोड़। 381 था ना, तीन कृषि कितनी थी अपनी? कृषि क्षेत्र कितना था? 381,555। ठीक है, तो 381,555 में से 1.85 लाख करोड़ किसका है? पशुधन का है। और अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो 48.58% है, और ये हाईएस्ट योगदान है। ये क्या है? सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, 2023-24 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना अनुमानित है? अब देखो, पहले तो हमने किसकी बात की? पशुधन की बात की। अब किसकी बात कर रहे हैं? फसल क्षेत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? फसल क्षेत्र। आपको बताना है कि भाई 2023-24 में जो कृषि क्षेत्र है उसका जो सेकंड पोर्शन हमने अभी यहाँ बात करी थी कि सेकंड कौन सा था? फसलें। तो फसलों का जो है वो योगदान कितना रहा है? फसल क्षेत्र का जीएस जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो कितने करोड़ रहा है? तो 3.9, 1.70, 2.41 और 5.12। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि उसका योगदान कितने लाख करोड़ रहा है। तो अपना आंसर होगा 1.70 लाख करोड़। देखिए, पशुधन का आया था कृषि क्षेत्र में, पशुधन का कितना है? हमने अभी बात की 1.85 लाख करोड़। ये दो मेजर जो है वो पार्ट है। सेकंड है अपना कौन सा? फसल। तो फसल का कितना रहा? 1.70 लाख करोड़। कितना रहा? 1.70 लाख करोड़ रहा। अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो 44.53% के आसपास है। आप 44% से इसको याद रखें, 44% से आप इसको याद रख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में इसका, सॉरी, कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 44.53 या 44% रहा। ठीक है, ये हो गया। और अगर जीएसपी संख्या करोड़ों में पूछा जाता है तो 1.70 लाख करोड़, 1.70 लाख करोड़। नेक्स्ट है, राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 22-23 में कुल कितने लाख हेक्टेयर है? कुल कितने लाख हेक्टेयर है? देखिए, अभी ये किसकी बात कर रहा है? 22-23 की बात कर रहा है। और अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था, उसमें हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर किया था। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गई भाई 2023 की। कब की आ गई? 2023 की। इन्होंने जो डेटा ले रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा ले रखा है वो 2021 की रिपोर्ट का। कौन सी रिपोर्ट का? 2021 की रिपोर्ट का। तो प्रश्न ये उठता है भाई अपन इसको सही माने कि उसको सही माने? तो आपको दोनों को सही मानना, आपको दोनों को सही मानना है। क्यों मानना है? इसलिए मानना है कि या तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको लिख के दे देगा आर्थिक समीक्षा के अनुसार,
क्या लिखेगा आपको, या तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार लिख देगा, या ये लिख देगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट FSRIR 2023 के अनुसार। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना होके काम करना है। FSIR 2023 के अनुसार लिखता है तो नए डेटा डालने हैं, और अगर इसके अनुसार लिखता है या फिर कुछ नहीं लिखता है तो फिर आपको ये डालने, ठीक है। तो आपको बताना है कि 22-23 के अंदर, 22-23 में राजस्थान का जो वानिकी है वो कितने लाख हेक्टर में है। तो यहाँ था 291.42, 342.81 लाख और 311, सॉरी वानिकी नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल। भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है उसकी बात करें, हम वानिकी भी चलेंगे, ठीक है। तो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल, एक बार फिर से ही शुरू करते हैं इसको दोबारा से। राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो अपना आंसर आएगा 342.81 लाख हेक्टर, 342.81 लाख हेक्टर इसमें अपना आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको देखो, उसको कृषि को वापस करते हैं। कृषि क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो कृषि क्षेत्र में के जो उप क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्र हैं, 4 उप क्षेत्र हैं। सबसे पहले है आपका पशुपालन, पहला है पशुपालन, सेकंड है आपका फसलें, तीसरा है आपका वानिकी, और चौथा जो है वो आपका है वो है मत्स्य, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाता है कि भाई प्रचलित मूल्य पर इनका योगदान बताइए, प्रचलित मूल्य पर योगदान पूछा जाता है, पशुपालन में आप याद रखो 48.58, इसमें 44 पॉइंट कुछ है, वानिकी जो है वो 6.24 है, और मत्स्य है वो 0.49%। मत्स्य कितना है, 0.49%। एक तो इसको याद रखो। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, ये डेटा नहीं पूछा, मान लो कि अगर डेटा पूछ लेता है किसका कितना परसेंट योगदान है, तब तो आप ये बता ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई 48.58, 44.53 है ये, ठीक है, 6.24 और 0.49। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की फसल क्षेत्र, राजस्थान की कृषि क्षेत्र में उप क्षेत्रों के योगदान को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए, क्रमवार व्यवस्थित कीजिए, आपको जो है वो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो आप भी आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस यही है, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे ज्यादा पशुपालन, 2 नंबर फसलें, 3 नंबर वानिकी और 4 नंबर मत्स्य। अगर आपको प्रोग्रेस पूछ ली जाती है कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें रही, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो किसमें रही है, मत्स्य में रही है, लगभग 17% के आसपास इसमें जो है वो क्या रही है, प्रोग्रेस रही है। सर्वाधिक वृद्धि पूछी जाए तो किस में रही है, मत्स्य में रही है। और कमी पूछी जाती है तो कमी आपको याद रखना है -1.61%, किसमें रही है, -1.61% कमी हो गई, किसमें, फसलों में हो गई। वृद्धि पूछता है, देखो अगर आपको सीक्वेंस पूछता है कि सर्वाधिक योगदान पशुपालन का, दूसरा फसलें, तीसरा वानिकी, चौथा मत्स्य, ठीक है। अगर आपको यह पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, तो वृद्धि हुई अपनी किसमें, मत्स्य सेक्टर में वृद्धि हुई, 17% के आसपास वृद्धि हुई है। न्यूनतम प्रतिशत हिस्सेदारी किसकी है, तो न्यूनतम प्रतिशत हिस्सेदारी है मत्स्य सेक्टर, सबसे छोटा सेक्टर है। सबसे ज्यादा कौन सा है, आपका पशुपालन है, ठीक है। और अगर आपको कमी पूछ ली जाती है, तो कमी पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है 1.61% कमी हो गई भाई, किसमें, फसल सेक्टर में 1.61% कमी होगी। भाई साहब अब तो लाइक कर दो यार, मत करो ताकि मर्जी वजू करो, ठीक है। अब अगला आप 2015-16 में बड़े आकार, देखिए टोटल क्षेत्रफल जो है वो हमने अभी इससे पहले बात करी, 342.81 लाख हेक्टर। भारत राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है वो क्या था, 342.81 लाख हेक्टर, ठीक है। अब 342.81 लाख हेक्टर जो अपना क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे बोने योग्य क्षेत्रफल है, बंजर भूमि है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ, इस तरह से, ठीक है। तो और इसके साथ साथ एक विभाजन होता है जोत के आकार में, ठीक है। तो जोत के आकार का जो विभाजन है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि जोत के आकार का विभाजन कैसे होता है। पहला है सीमांत,
लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े। भाई अपना 3,342.81 लाख हेक्टर जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उस 3,142.81 लाख हेक्टर क्षेत्रफल की जो अपनी जो पूरा है उसकी जोत है उनको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। याद रखने वाली चीजें, टाइप पूछे जा सकते हैं कितने प्रकार, 5। तो पहला सीमांत, दूसरा लघु, ठीक है, तीसरा अर्ध मध्यम और मध्यम, और पांचवा हो गया कौन सा, बड़े आकार के। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है आपके सीधा सा, क्या क्वेश्चन आएगा भाई, देखो सीधा सिंपल क्वेश्चन यहां से बन के आता है, सर्वाधिक तो कौन है भाई, सीमांत प्रकार के किसान है। राजस्थान में सर्वाधिक किसान कौन से हैं, सीमांत कृषक हैं। और न्यूनतम कौन से हैं, 10 हेक्टर से ज्यादा वाले। लोएस्ट हैं बड़े आकार के, और सीमांत है सबसे ज्यादा। ठीक है, हाईएस्ट है सीमांत और लोएस्ट है बड़े आकार के। अब ये तो होगी बेसिक सी बात। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 15-16 में बड़े आकार की भूजोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, कितने प्रतिशत की कमी क्या की गई है, दर्ज की गई है। भाई बड़े आकार की जो भूजोतें हैं उनमें क्या होगी, कमी होगी। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कब पूछ रहा है, 2015-16 का पूछा, और 15-16 का ही पूछेगा। क्यों पूछेगा, कि राजस्थान की जो कृषि गणना है, आप देखो भाई 24-25 के क्यों नहीं बता रहे, 23-24 के क्यों नहीं बता रहे, तो उसका कारण ये है कि राजस्थान की जो कृषि गणना है वो कब हुई, 15-16 में हुई, 15-16 के बाद हुई नहीं। तो सारे इकोनॉमिक सर्वे 3-4 साल से जो आ रहे हैं सब में एक ही आ रहा है, और अब की बार जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो 15-16 वाला याद रखें, ये आगे भी आपके काम आ सकता है। तो 15-16 में बड़े आकार की भूमि जोतों की संख्या में कितने परसेंट की क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है, बताना आपको। 3.18%, 11.41%, 12.13% और 19.14%, 19.14%। तो आपका आंसर क्या होगा, तो भाई आपका आंसर होगा आपका बी, यानी 11.41%। तो बड़े आकार के जो भूमि जोत है उनमें कितने परसेंट की कमी हो गई, 11.41% की क्या हो गई, कमी हो गई। और राजस्थान की, ठीक है, ये 11.41% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एडिशनल चीज बताता हूं, राजस्थान की जो कुल भूमि जोत है ना, राजस्थान की कुल भूमि जोत, ठीक है, राजस्थान की जो कुल भूमि जोत है उनमें 11.14% की वृद्धि हुई है। 11.14% की क्या वृद्धि हुई है। 2010-11 में जो कृषि गणना हुई थी और 15-16 की कृषि गणना हुई है, दोनों के अंदर अगर फर्क देखा जाए तो कुल भूमि जोत जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या हुई है, 11.14% की वृद्धि हुई है। 11.14% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। तो 11.14 और 11.41 में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, ज्यादा गैप नहीं है ना भाई, 11.1-4 ऐसे तो आ रहा है। तो भूमि जोतों में तो वृद्धि होगी 11.14 की, और जो बड़ी भूमि जोत है उनमें क्या होगी, 11.41% की कमी होगी, 11.41% की कमी होगी। और राज्य के अग्रिम अनुमान के अनुसार 23-24 में खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना। भाई देखो इकोनॉमिक सर्वे में जो अग्रिम अनुमान दे रखा है उसके अनुसार राजस्थान में आपको पूछा गया है खाद्यान्न उत्पादन कितना हो रहा है। भाई खाद्यान्न उत्पादन कितना होने की संभावना है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये पूछ रहा है। उसके बाद के अनुमान है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 250.80, 245.01 लाख, 352.23 और 199.81, 4 ऑप्शन अपने पास है। आपका आंसर कौन सा होगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कितना होने की संभावना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो आपका आंसर होगा 245.01 लाख मैट्रिक टन, 245.01 लाख मैट्रिक टन। याद रखने वाली चीज है, पिछला जो अनुमान था, पिछले जो अनुमान था, इस पिछले अनुमान के अंतर्गत आपके जो है वो कितना उत्पादन हुआ था, तो 252 रख लो आप, पॉइंटों में भूल जाओ। कितना हुआ था, 252 लाख मैट्रिक टन। पिछली बार हुआ 252 लाख मैट्रिक टन, और अब की बार हो रहा है कितना,
अब की बार भाई आपके हो रहा है, अभी तो आप पढ़ रहे हो कौन सा, 245 लाख मैट्रिक टन, 245 लाख मैट्रिक टन। मैंने आपको कहा 1.61% की क्या हुई है भाई, कमी हुई है। कृषि क्षेत्र का जो फसल क्षेत्र था उसमें 1.61% की क्या हुई, कमी हुई। क्यों हुई, आपके सामने। पिछली बार 252 था और अब की बार कितना हो रहा है, 245। ठीक है, तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन की हम बात करें, रिवाइज करें आप अगर इकोनॉमिक सर्वे के इस फैक्ट को, तो 245.1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जबकि पिछली बार 252 हुआ था। और इसलिए जो कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र है फसल, उसमें 1.61% की क्या हो गई, कमी हो गई। अभी याद नहीं होता है तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। राज्य में वर्ष 23-24, राज्य में वर्ष 23-24 क्वेश्चन को जो है वो बड़े ही सावधानी से पढ़े। रबी खाद्यान्न का उत्पादन कितने लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। टोटल खाद्यान्न का उत्पादन आपने पढ़ा, टोटल कितना पढ़ा आपने भाई, टोटल हमने पढ़ लिया अभी 245 LMT। ठीक है, 245 लाख मीट्रिक टन पड़ा। अब ये जो खाद्यान्न है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है रबी और दूसरा होता है खरीफ। एक होता है रबी और दूसरा होता है खरीफ। प्रश्न पूछ रहा है आपको कि राजस्थान में 23-24 में जो अनुमान है उनके अनुसार जो रबी खाद्यान्न है उसका जो उत्पादन है, रबी खाद्यान्न का उत्पादन कितने लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। आंसर दे रखे हैं 103.12 लाख, 195.71, 99.87 और 155.18 लाख। ठीक है, 155.18 लाख। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 155.18 लाख। क्या होगा, 155.18 लाख। रबी खाद्यान्न 245 में से रबी कितना है, 155.18, कितना है 155.18। ठीक है, और खरीफ की बात करें तो 89 LMT के आसपास है, 89 पॉइंट कुछ है। तो पॉइंट याद नहीं रखने था आपको, डेटा याद रखने। ठीक है, या फिर 155.18 है ना, ये 245 में से क्या कर दो, बैठा दो। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान में पिछली बार हुआ 252, भाई 252 हो गया, अब की बार हो गया 245, अब की बार कितना हो गया 245। ठीक है, और उसमें से रबी है 155.18 और खरीफ है 89 LMT, 89 LMT। ठीक है, तो टोटल कमी होगी 1.61%, जो हमने पहले ही पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। भाई महिला में प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 2015-16 की जो कृषि गणना, जो अंतिम कृषि गणना है उसके अनुसार कितनी है, तो 7.75 लाख, 12.81 लाख, 3.18 लाख और 9.23 लाख। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं और लास्ट में पांचवा है अनुत्तरित, खाली नहीं छोड़ के आना है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, तो कितनी हुई है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.75 लाख। कितनी हुई है, 7.75 लाख। महिला जो भूमि जोत है वो कितनी है, तो महिला भूमि जोत है 7.75 लाख। लगभग 41% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। भाई पहले जो है वो महिलाओं के नाम पे जमीन बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में सरकार की नीतियां ऐसी आई जिसमें डीएलसी की कम दरें लगती है रजिस्ट्री के, इस कारण से महिलाओं के नाम पे ज्यादा जमीन करवाई जा रही है। और यही कारण है कि महिला जोतों की जो संख्या है वो बढ़ के 7.75 लाख हो गई। कितनी हो गई, 7.75 लाख हो गई। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, महिला जोत, किसकी बात कर रहे हैं, महिला जोत की बात कर रहे हैं। महिला जोत की क्षेत्रफल की बात करें तो 2010 की जो गणना हुई ये हुई 2015 की। भाई 2010 की गणना में ये था 13 हेक्टर, 13 पॉइंट कुछ था। आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रखो याद। ठीक है, और ये अब हो गया अपना 16, कितना हो गया 16 हो गया। 13 था, कितना हो गया 16 हो गया। 13 का 16, 13 और 16, और यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई 41%। टोटल कितनी है 7.75 लाख। कितनी है 7.75 लाख। राजस्थान में 2015-16 की गणना के अनुसार महिला जोतों की कुल संख्या 7.75 लाख। ठीक है, नेक्स्ट।
राज्य में 10-11 की तुलना में 15-16 में किसकी बात कर रहा है? कृषि गणना की बात कर रहा है। मैंने कहा 10-11 में हुई थी और सेकंड कहां हुई है अभी? 15-16 में। 15-16 के बाद कोई डेटा नहीं है। महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि हुई? हमने क्षेत्रफल की उधर बात कर ली थी कितना हुआ था? 13 से 16 हुआ था। कितना हुआ था? 13 से 16 हुआ था। आया आपको क्या पूछ लिया भाई? वृद्धि बताओ, परसेंटेज बताओ, कितने % वृद्धि हुई महिला भूमि जोतों की संख्या में? ठीक है, तो हमने संख्या की बात करी, संख्या की बात करी, तो संख्या हमने कितनी बात करी भाई? बार बार में इसलिए 7.75 लाख। ठीक है, 7.75 लाख हमने संख्या की बात कर ली। अगर क्षेत्रफल की बात करी तो क्षेत्रफल कितना हुआ? तो क्षेत्रफल आपका हो गया 13 से 16 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि, वो भी तो बता दो। तो क्षेत्रफल में आपको यहाँ बतानी है वृद्धि। बोलो भाई क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? तो 12.99%, 12.05%, 24.44% और 27.51%। 24.44%, याद रखो कितनी हुई? 24.44%। 24.44% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 13 लाख हेक्टर था जो बढ़ के कितना हो गया? 16 लाख हेक्टर। पॉइंटों पे ध्यान नहीं देना है आपको, सीधा याद रखना है 13 से 16। तो 13 से 16 हो गया, 24.44% की क्या होगी? वृद्धि होगी। संख्या है 7.75 लाख। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वर्ष 21-22 में राजस्थान देश में गंवार फसलों के उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा? गंवार का उत्पादन जो राजस्थान में हुआ उसमें राजस्थान देश में कौन से नंबर पे था? तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 में से एक बताना, नहीं बताना 5वां बता दो। ठीक है, 4 में से एक बताना, नहीं बताना आपकी मर्जी, 5वां बता दो यार। ठीक है, तो ये देखो भाई कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया? तो पहले नंबर लगभग 88%, लगभग 88% जो है, 87 पॉइंट कुछ % है ये। ठीक है, 87.89 इस तरह से 68 ऐसा कुछ है। तो लगभग 88% उत्पादन जो है वो कौन करता है? राजस्थान करता है। किसका? ग्वार का। सबसे ज्यादा ग्वार कहाँ पैदा होता है? राजस्थान में पैदा होता है, इसलिए पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा ग्वार राजस्थान में पैदा होता है, इसलिए पहले नंबर पे है। अब बात ही आती है, क्या कोई दूसरी फसलें भी है जिसमें राजस्थान प्रथम है? क्या कोई दूसरी फसलें भी है जिसमें राजस्थान प्रथम है? तो नाम लिख लो, बाजरा, कुल तिलहन, सरसों और चौथा आपने क्या बात की? गंवार। तो ये 4 फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान प्रथम है। बाजरा, कुल तिलहन, सरसों और गंवार, इन 4 फसलों में राजस्थान का टॉपर है। राजस्थान 1 नंबर पे है। लगभग 88% उत्पादन, 87.89% उत्पादन के आसपास है। और वो कौन करता है? राजस्थान करता है। ठीक है, तो देश में 1 नंबर पे कौन कौन सा है? बाजरा, कुल तिलहन, सरसों और गंवार। 4 चीजों का नाम रखो याद। नेक्स्ट में है राजस्थान का बाजरा उत्पादन में 21-22 में देश के कुल उत्पादन में कितने % योगदान है? देखो पहले हमने किसकी बात करी? गंवार की बात करी। टॉप में 4 कौन कौन से, इसकी हमने बात कर ली। अब पूछ रहा है कि राजस्थान कितने % बाजरा उत्पादन करता है भारत का? तो 14.51%, 38.98%, 19.52 और 34.12। देखो हमने एक बात तो कर ली भाई, राजस्थान बाजरा उत्पादन में है तो क्या? फर्स्ट रैंक पे है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान कहाँ पे है? फर्स्ट रैंक पे है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि कितने % उत्पादन करता है राजस्थान। तो कितने % उत्पादन करता है? तो आपको याद रखना है, आपका राजस्थान उत्पादन करता है 38.98%। राजस्थान भारत के कुल बाजरे का कितना? 38.98%। 38.98% क्या करता है? उत्पादन करता है। 38.98% उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जाता है। आप जो है वो पूरा अपना जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ट्यूशन पे बनाए रखें, साथ साथ इसके ऊपर भी बनाए। सब्सक्राइब द ड्राइव RS। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है कि राजस्थान का बाजरा उत्पादन में 21-22 में, ये तो हो गया अपना 38.98% वाला। हाँ, राजस्थान राज्य को
जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? आपको बताना है राजस्थान के कृषि जलवायु जोन। राजस्थान के कृषि जलवायु जोन भाई कितने हैं ये आपको बताना है। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु जोन है? राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु जोनों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु जोनों में विभाजित किया जाता है? 18, 10, 11 और 14। ठीक है, 18, 10, 11 और 14 कुल कितने हैं? टोटल कितने कृषि जलवायु जोन है? 10 है भाई। कितने जलवायु जोनों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान को 10 कृषि जलवायु जोनों में जो है वो विभाजित किया जाता है। कितने में किया जाता है? 10। भारत पूछता है तो 15 रखना कि भारत को कितने में किया जाता है, तो भारत में 15 कृषि जलवायु जोन है। ये अपने वाले अलग है, भारत वाले अलग है। ठीक है, तो भारत में 15 है, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु जोन है? 10 है। नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। तो राजस्थान राज्य के अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानों की मुख्य रबी की फसल कौन सी है? भाई आपको सीधा सा याद रखना है ऑप्शन में कि रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल सर्दी में, खरीफ की फसल चौमासे में। ठीक है, मारवाड़ी में याद रखो, सही रहेगा। सर्दी में कौन सी? सरसों और चना। सरसों और चना अपना आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के जो जलीय मैदान है, अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदान। बहुत ही शानदार शब्द लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में, अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदान। ठीक है, किसी का भी पूछ ले रबी की फसल, ये देखना है रबी की फसल है कौन सी है? सरसों और चना। ज्यादातर क्या बोलते हैं अपन सर्दियों के मौसम में? सरसों और चना। यह आंसर हो गया आपका। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा पर किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई स्कीम जो है वो वर्तमान में भारत सरकार की है, सॉरी, तो वो संचालित की जा रही है। वो कौन सी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है, ये स्कीम में क्या करते हैं? मृदा का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। मृदा का परीक्षण करते हैं और एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में लिखा होता है कि ये जो मृदा है, ये जो मिट्टी है, इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उसके आधार पर जो है वो सरकार सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिनी किट उपलब्ध करवाती है, छोटे छोटे किट उपलब्ध करवाती है। आपको ये बताना है कि वो जो किट है वो कितने परसेंट सब्सिडी पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? कितने परसेंट सब्सिडी पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं? तो 35%, 50%, 90% और 75%। 4 ऑप्शन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे सूक्ष्म मिनी किट जो है, सूक्ष्म पोषक मिनी किट कितने परसेंट सब्सिडी पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं? आपका जो आंसर है वो इसमें हो जाएगा 90%। भाई अगर 100 रुपए का है तो आपको 10 रुपए ही देने हैं। 90 रुपए कौन देगा? 90 रुपए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर देगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड या पीओपी स्कीम जो है उसके माध्यम से ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में है, हाँ, ये नई योजना है एमजेएसए 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, एमजेएसए 2.0। देखिए 1.0 जो है वो किसने चलाई थी? उस टाइम सीएम थी वसुंधरा राजे। 27 जनवरी जो है वो उसकी स्टार्टिंग डेट थी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 हाल ही में जारी किया गया, उसके संबंध में असत्य कथन बताने हैं। आपको इस योजना के बारे में जो पढ़ा है उसमें से आपको बताना है गलत क्या है। सबसे पहले इसके तहत प्रत्येक पंचायत समिति में 5 से 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। भाई जल संरक्षण के काम किए जाएंगे 5 से 8 हजार हेक्टेयर में प्रत्येक पंचायत समिति में। 20,000 गांवों में जल संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे, ये भी सही है। 5135 गांवों में 1 लाख कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, और प्रथम चरण की लागत 3500 करोड़ रुपए है। अभी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें आपको गलत कौन सा है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इस पे गौर कर लीजिए। सबसे पहले पंचायत समिति की बात करें
राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति से 5 से 8 हजार हेक्टेयर को में काम किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरी बात करें 20,000 गांवों में जल संरक्षण का कार्य करवाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरी बात है कि 5135 गांव में, भाई ये जो पहला जो चरण है, प्रथम चरण में 5135 गांवों को चयन किया जाएगा और 5135 गांवों में जो है वो 1.5 लाख कार्य कराए जाएंगे। कितने काम कराए जाएंगे? 1.5 लाख। कितने काम कराए जाएंगे भाई? 1.5 लाख कार्य कराए। यहाँ कितना लिखा था? यहाँ लिखा था 1 लाख कार्य। बस ये इतनी सी छोटी सी गलती देगा आपको, पूरा कोई ऐसे तोड़ देगा कि कोई दूसरी चीज देगी। तो कितने करवाए जाएंगे? 1 लाख नहीं करा के 1.5 लाख कार्य करवाए जाएंगे। तो यहाँ हो गया गलत। ठीक है, तो अपना आंसर होगा कौन सा? सी। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो असत्य कौन सा है? सी है। अगर इसकी लागत की बात करें तो प्रथम चरण की लागत होगी इसकी 3500 करोड़। प्रथम चरण की लागत कितनी होगी? 3500 करोड़। बिल्कुल एक्यूरेट चीज है और नई योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप जल संरक्षण की योजना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं। 2017-18 में राष्ट्रीय तिलहन मिशन एवं पाम ऑयल मिशन के तहत फ्लेक्सी फंड के तहत कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया? अब देखो यहां से एक ये भी नई योजना है कि 2017-18 में एक स्कीम चलती थी, तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन। ठीक है, इस स्कीम के फ्लेक्सी फंड के द्वारा, यानी इस स्कीम के द्वारा एक नया कार्यक्रम चालू किया गया था 17-18 में। वो कौन सा था? तो पशु बीमा कार्यक्रम, चकबंदी कार्यक्रम, फसल सुरक्षा कार्यक्रम और कृषक साथी कार्यक्रम। 4 चीज दे रखी है, आपको बताना है राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन 2017-18 के फ्लेक्सी फंड के तहत कौन सी स्कीम चालू की गई। तो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल शानदार अक्षरों में सबसे अच्छा डिफाइन कर रखा है, फसल सुरक्षा कार्यक्रम। फसल सुरक्षा कार्यक्रम। अब ये फसल सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? तो फसल सुरक्षा कार्यक्रम में हमें याद रखना है, अलग ही ले लेता हूं, फसल सुरक्षा कार्यक्रम। फसल सुरक्षा कार्यक्रम। अब फसल सुरक्षा कार्यक्रम में क्या है? देखो, फसल सुरक्षा कार्यक्रम हमने पढ़ा 2017-18 में शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया 2017-18 में तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन, तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन के तहत चालू किया गया। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, 22-23 में इसमें कुछ जोड़ा, 2022-23 में ये चालू किया गया सामुदायिक स्तर पर, सामुदायिक या सहभागिता स्तर पे जो है, और इसकी शुरुआत की गई कब? 2022-23 में सामुदायिक स्तर पर प्रारंभ किया गया। भाई अब ये है क्या? फसल सुरक्षा अभियान। तो किसानों की जो फसलें हैं वो जानवर बर्बाद कर देते हैं, इसके लिए ये योजना है तारबंदी। राजस्थान में जो किसान हैं उनके दिमाग में अगर सबसे ज्यादा चीज है और वर्तमान में ज्यादा प्रचलित है तो वो योजना कौन सी? तारबंदी योजना। ये तारबंदी योजना है, इसी का नाम फसल सुरक्षा कार्यक्रम है। तारबंदी योजना का ही नाम क्या है? फसल सुरक्षा कार्यक्रम है। अब इसमें क्या होता है? देखो, इसमें 3 कैटेगरियां उन्होंने बना रखी है। पहला सीमांत, ठीक है, ये छोटे सीमांत, फिर सीमांत और फिर सामुदायिक। तो इसमें क्या होता है कि तारबंदी पे क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। तारबंदी पे क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। अब कौन कौन सा अनुदान कैसे दिया जाता है? कि जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको दिया जाता है 40,000 का अनुदान। इनको दिया जाता है 40,000 का अनुदान, सीमांत को दिया जाता है 48,000 का अनुदान और इनको दिया जाता है 56,000 का अनुदान। ठीक है, इनको 40 का, इनको 48 का और इनको 56,000 का अनुदान इसमें मिलता है। ये 400 मीटर तक जो है तारबंदी पे मिलता है। 400 मीटर पर तारबंदी से मिलता है। सामुदायिक का मतलब है कि 5+ जो किसान है, 5 या 5 से अधिक किसान मिलकर जो है वो सारे खेतों में तारबंदी करते हैं, तो वो सामुदायिक
स्तर जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज पूछ लिया जाता है, आपको ये पूछा जाता है कितने परसेंट योगदान है वो दिया जाता है, तो यहाँ 50% लिखे, ये 60% हो गया और ये हो गया आपका 70%, यानी कुल लागत का 50%, अधिकतम 40,000, कुल लागत का 60%, अधिकतम 48,000, और कुल लागत का 70%, अधिकतम 56,000। और ये जो 5+ जो लोग है ना वो मिलकर करते हैं तो वो होगी सामुदायिक, और इसकी शुरुआत हुई कब? 22-23 में इसकी क्या हो गई शुरुआत। तो राष्ट्रीय फसल सुरक्षा अभियान की शुरुआत एक्चुअल में किससे हुई? तो वो हुई आपकी तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन 2017-18। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना? भाई देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, तो ये जो स्कीम है इस स्कीम में क्या है, इसका मेन जो फोकस है वो क्या है? जल संरक्षण। मेन इसका प्रयोजन क्या है? जल संरक्षण है, और इसमें फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, और फव्वारों पे क्या दिया जाता है? फव्वारों पे अनुदान दिया जाता है। जो फव्वारे खरीदते हैं ना उस पर सब्सिडी दी जाती है, सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसे जमा कराती है। ठीक है, तो यह पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है, केंद्र और राज्य का जो है वो कितना है, तो आपको सीधा सा याद रखना 60-40 है। 60% अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 40% अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा जाता है। 60-40, 60% अनुदान केंद्र सरकार देती है, 40% अनुदान कौन देता है? राज्य सरकार देती है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य के कुल कितने जिलों का चयन किया गया है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य के कुल कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 24 जिले जो है ना राजस्थान के, उसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चयन किया गया है। और ये जो आपने अपनी पढ़ी ना अभी स्कीम पढ़ी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, जो फव्वारा पद्धति पे अनुदान पे आधारित थी, फव्वारा अनुदान की योजना थी ना PMKSY, ये इसी मिशन के तहत संचालित की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत ये योजना संचालित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, सीधा साल लिखा है वहां पे। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, अगर आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो डायरेक्ट उसमें के साल लिखा हुआ है, और वो कौन सा लिखा है? 2015। कौन सा लिखा है? 2015। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 2015 में हुई। भाई क्या होता है इस स्कीम के अंदर? तो जो मंडी श्रमिक है, जो मंडी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए जो है वो ये योजना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसव की बात करते हैं। कोई महिला है वो मंडी में श्रमिक है, तो उसको प्रसव के लिए 45 दिन की मजदूरी मिलती है। भाई वो 45 दिन छुट्टी काटेगी, लेकिन उसको तनख्वाह दी जाएगी। अब 45 दिन की तो किसको मिल गई? महिला को मिल गई। अब भाई उसका पति भी तो, अगर बच्चा उत्पन्न होगा, ठीक है, डिलीवरी हो रही है, तो पति भी तो आएगा उसके साथ में। ठीक है, तो पति आएगा तो पति को भी छुट्टी चाहिए। तो पति 45 दिन क्या करेगा घर पे रह के बिना फालतू? तो चलो 15 दिन की दे देते हैं। ठीक है, तो 45 दिन की तो महिला को मिलेगी, 15 दिन की पति को छुट्टी मिलेगी, पितृत्व अवकाश। उसके बाद में जब बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो 50,000 रुपए मिलते हैं 2 बच्चियों तक। ठीक है, उसके बाद में जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको मिलती है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति के लिए एक टारगेट है कि अगर 60% से ज्यादा अंक आने चाहिए, 60% से ज्यादा अंक आते हैं तो छात्रवृत्ति मिलती है। और इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। इसके साथ साथ क्या मिलती है? चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। 20,000 की मिलती है भाई, 20,000 रुपए तक का इलाज फ्री है। और किसी स्थिति में गंभीर बीमारी, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हल्की सी बुखार चढ़ गई ले के चले गए। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से देख लीजिए। 45 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। विवाह जो है उसके लिए अनुदान दिया जाता है,
तो वो अनुदान होता है 2 लड़कियों तक 50,000 रुपए का। अगर वो महिला अविवाहित है और उसकी शादी होती है तो स्वयं के ऊपर भी ये मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला मंडी श्रमिक में पंजीकृत मंडी श्रमिक है और उसका विवाह होता है तो 50,000 रुपए मिलता है। ठीक है, छात्रवृत्ति अगर उसके बच्चे 60% प्लस अंक लाते हैं तो छात्रवृत्ति मिलती है, होनहार बच्चे हैं तो, बाकी डफोर अंक है तो कोई मिलना है कौन। और चिकित्सा जो है उसमें 20,000 रुपए की कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो 20,000 रुपए का अनुदान चिकित्सा सेक्टर का भी मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा असुमेलित। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अगला पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, सुमेलित पूछ रहा है, असुमेलित पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है कुछ 3 योजनाएं आपको दी हुई है और तीनों योजनाओं के अंदर जो है उनकी जो फंडिंग एजेंसी है उसका नाम आपको दिया हुआ है। तो पहली है राजस्थान के जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, तो ये दे रखा है जीका। ठीक है, जायका भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन योजना, इसकी एजेंसी कौन सी बता रखी है, एडीबी। और उसके बाद में देखा है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इसकी बता रखी है कौन सी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना के जो योजना है ये जायका द्वारा ही संचालित की जाती है और ये कहाँ की है, जापान की है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये एजेंसी कहाँ की है, जायका, तो जापान की है। अब यहाँ पे देखो राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, राजस्थान के मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन परियोजना क्या है, तो भाई ये जो परियोजना है वो क्या है, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मरम्मत और इसके साथ साथ इसकी जो वितरिकाएं हैं तो इन वितरिकाओं की भी क्या करती है ये मरम्मत। और उसके साथ साथ वहां एक सबसे मोटी समस्या आती है सेम की समस्या, सेम की समस्या। तो इस सेम की समस्या का समाधान करने का भी कार्य करेगी। कौन कौन से काम हो गए, रिलाइनिंग की जाएगी IGNP की और उसकी वितरिकाओं की, इसके साथ साथ जो सेम की समस्या है उसका समाधान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो योजना है वो किसकी है, एडीबी की। ये आपका गलत है, ये एडीबी की नहीं है, ये एनडीबी की योजना है। एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एनडीबी है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये एनडीबी की योजना विश्व बैंक का ही ये पार्ट है। एक राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, तो ये किसकी है, विश्व बैंक की योजना है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसकी है, तो जायका की है, जापान की एजेंसी है, उसके द्वारा फंडिंग हो रही है। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना किसकी है, एडीबी की नहीं है, एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना किसकी है, विश्व बैंक की है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर होगा भाई 2 नंबर गलत है, तो 2 नंबर केवल 2 गलत है, तो सी हो गया आपका आंसर। कौन सा हो गया, सी। हाँ, अब उसके बाद में एक बेहतरीन नीति सरकार लेके आई है किसानों के लिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात, 3 चीजें हैं, कृषि प्रसंस्करण प्रोसेसिंग है ना, उसके बाद में बिजनेस व्यवसाय और उसके बाद में एक्सपोर्ट। इस पॉलिसी में 3 चीजें लागू की गई है, आपको ध्यान रखना है। कृषि, नाम भी याद नहीं होता ढंग से, पहली क्या है, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, उसके बाद में आपका व्यवसाय और उसके बाद में आपके निर्यात। कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात, मेंस में बहुत काम आएगी ये चीजें। ठीक है, प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात, 3 चीजों को मिलाकर एक पॉलिसी बना दी गई। आपको बताना है कि ये नीति जो 2019 में आई थी ये कब जारी की गई, तारीख जो है आपको इसकी तारीख बतानी है। तो 12 दिसंबर 2019, अक्टूबर 2021, 15 अगस्त 2022 और 28 जून 2023। ठीक है, हमें बताना है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात जो पॉलिसी है उसको कब जारी की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 12 दिसंबर 2019। भाई 12 दिसंबर 2019 को किसानों के लिए एक पॉलिसी लाई गई जो व्यवसाय की बात करती है, जो प्रसंस्करण की बात करती है, जो निर्यात की भी बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं।
राज्य के कुल घोषित वन क्षेत्र 32,921 वर्ग किलोमीटर है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई रिपोर्ट आ गई ISF आर जो है ना उसमें 2023 की, ठीक है। तो ये कह रहा है 32,921 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितने % है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे से पूछता है तब तो ये डेटा आएगा। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से बताइए, ठीक है, तो उस रिपोर्ट से पूछता जो 2023 में आई, तो डेटा बदल गए, तो उसमें हमें अब ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि जो पुरानी वाली रिपोर्ट है उसमें कितना 32,921 क्षेत्रफल है, कि राजस्थान का कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है 32,921 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। तो भाई आपके देख रखा है 12.18%, 21.92%, 16.21% और 9.61%। आपको पता है राजस्थान में वैसे ही जंगल कम है, तो सबसे कम हो गया 9.61%। कितना हो गया 9.61%, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको नई रिपोर्ट से पूछा जाता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से पूछा जाता है, तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र एक दो दिन में जो है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट राजस्थान की अलग से जो है वो आपके लिए वो अवेलेबल करा दी जाएगी, पढ़ा दिया जाएगा। तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र यहाँ तो कितना था 32,921 और यहाँ है 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो 9.60% है। देखिए दोनों चीजें याद रखें, अगर आपको पूछ लिया जाता है आर्थिक समीक्षा के अनुसार और 2021 की रिपोर्ट, तो 32,921 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल का 9.61% है, कुल का 9.61% है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाता है कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 23 की रिपोर्ट के अनुसार 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल का 9.60% है, जो कुल का 9.60% है। नेक्स्ट में चलते हैं 40 नंबर। कौन से कथन सत्य है? भाई आपको कुछ स्टेटमेंट दिए आएंगे, बहुत स्टेटमेंट आएंगे, मैं प्री के एग्जाम में तो ऐसे ही आते हैं, तो आपको बताना है कि कौन से कथन जो है सत्य है। तो लिखा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सबसे पहले तो आप जहां तक हो सके इनको जो है छोटा करने की कोशिश करें। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो CPI-IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, का आधार वर्ष 2100 है, ठीक है। दूसरा है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसी की बात चल रही है। देश के 88 केंद्र हैं, तो देश के 88 केंद्रों में ये जारी किया जाता है, ठीक है। उक्त सूचकांक NSO द्वारा जारी किया जाता है। 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि पहला है कि CPI-IW है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है वो किसके लिए जारी किया जाता है, इसका आधार वर्ष जो है वो क्या कह रहा है भाई, आधार वर्ष 2001 बराबर 100 है। दूसरा कह रहा है कि देश के 88 केंद्रों से इसका काम किया जाता है, चयनित किए जाते हैं। और तीसरा है कि NSO द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए हम देखेंगे कि अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा है तो हम बता सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आधार वर्ष क्या है 2100, तो गलत बात है, इसका आधार वर्ष है आपका 2016। CPI-IW का जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है 2016 100 है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। आगे कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो देश के 88 केंद्र है, देश में 88 केंद्र है, ये बात बिल्कुल सही है। देश में टोटल कितने केंद्र है 88, और अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए फिर राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में 3 केंद्र, राजस्थान में कितने हैं 3 केंद्र हैं, देश में कितने 88, बात सही है, स्टेटमेंट आपका राइट है। अगर उक्त सूचकांक NSO द्वारा जारी किया जाता है, सबसे पहले ही हमने पढ़ा है, स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं भाई, NSO तो एक ही सूचकांक जारी करता है जो संयुक्त वाला सूचकांक है, बाकी तो सारे कौन करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। कौन करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। कौन करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो 3 स्टेटमेंट में से 2 गलत हो गए, सही कौन सा हुआ, सिर्फ 2 वाला। तो देखिए 2 किसमें, ये रहा।
तो अपना हो गया सही दो वाला। एक बार इस ये जो सीपीआई आईडब्ल्यू इसको शॉर्ट में एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। बात कर रहे हैं सीपीआई आईडब्ल्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन जारी करता है, तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है। आधार वर्ष जो है, इसका आधार वर्ष कौन सा है, तो भाई इसका आधार वर्ष है 2016 100, 2016 100। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2016 100 तो है, लेकिन कब से है, तो 2019 से, 2019 सितंबर 2019 में जो है वो इसमें बदलाव किया गया। इसमें क्या किया गया, बदलाव किया गया। क्या किया गया, 2001 की जगह 100 था, उसकी जगह क्या कर दिया, 2016 100 कर दिया। याद रखना है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा जो है ये चेंज किया गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है आधार वर्ष के बाद में 88 केंद्र। देश में टोटल कितने केंद्र हैं, 88 केंद्र हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 केंद्र है। राजस्थान में कितने केंद्र हैं, 3 केंद्र हैं। और देश में कितने हैं, टोटल 88 केंद्र है। राजस्थान में अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा 3 केंद्र हैं। पूरे देश में 88 केंद्र हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी, ये 2019 का जो चेंज हुआ ना, इस 2019 के चेंज का एक इफेक्ट राजस्थान पर भी है। ठीक है, तो राजस्थान में क्या किया इन्होंने, राजस्थान में पहले के केंद्र था अजमेर, तो अजमेर के स्थान पे क्या कर दिया, अजमेर के स्थान पे इन्होंने बदल के क्या कर दिया, अलवर को बना दिया। भाई किसको बना दिया, अजमेर की जगह किसको बना दिया, अलवर को सेंटर बना दिया। अब अजमेर सेंटर नहीं है बल्कि क्या हो गया, अलवर। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सीपीआई आईडब्ल्यू, ठीक है, केंद्रीय जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है कृषि एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्री श्रमिकों के लिए, उसके अंदर 2019 में निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन किए गए। तो पहला तो इसका आधार वर्ष बदल के 2016 100 कर दिया, और दूसरा जो अजमेर सेंटर है वो दिया गया किसके स्थान पे, उस अजमेर के स्थान पे क्या कर दिया गया इन्होंने, अलवर कर दिया। तो अब राजस्थान में 3 सेंटर हो गए, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। अगला है, फिर से कौन से कथन सत्य है, आपको यहाँ पे सत्य बताना है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, देखिए डब्ल्यूपीआई की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डब्ल्यूपीआई की बात हो रही है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 2000 बराबर 100 है। ठीक है, 154 वस्तुओं को कवर किया, इसमें 154 वस्तुओं को कवर किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, निर्णय आपको लेना है और उसी के आधार पे आपको देना है जवाब। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आधार वर्ष जो है वो बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष है वो क्या है, 1999 2000 ही है। ठीक है, 1999 2000 बराबर 100 है। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें टोटल 154 वस्तुओं को कवर किया जाता है। 154 वस्तुओं को क्या किया जाता है, इसमें कवर किया जाता है। ये जो 154 वस्तुएं हैं, ये 154 वस्तुएं हैं, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले कहते हैं प्राथमिक, 3 पार्ट है 154 के। दूसरा है विनिर्मित उत्पाद, और तीसरा है आपका ईंधन, प्रकाश व उपस्नेहक। ठीक है, ईंधन, प्रकाश व उपस्नेहक 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टोटल 154 वस्तुओं को इसमें डिवाइड किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है। यार हमने बात तो 154 वस्तुओं की है, सर्विस की तो बात ही नहीं आई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो होता है डब्ल्यूपीआई होता है ना, उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता,
सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ये सिर्फ वस्तुओं के थोक मूल्य में हुए परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है, वस्तुओं के थोक मूल्य में हुए परिवर्तन का ही प्रदर्शन करता है, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, सेवाएं इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता है। राजस्थान की प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी? अब देखो, इनकम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनकम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 23-24 में कितनी है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 23-24 में कितनी है, और मूल्य कौन से? वही प्रचलित मूल्य की बात आ गई, प्रचलित मूल्य पे कितनी है। ठीक है, तो देखिए 1,67,964, 1,84,205, 84,935 और 106,744। यहाँ चारों डेटा जो दिए हुए हैं आपको बताना है कि प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान की है भाई प्रचलित मूल्य पर 1,67,964, कितनी है? 1,67,964 है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखना चाहो तो मैंने यहाँ पे सभी लिख दी है। ये हो गई राजस्थान की, ठीक है, ये हो गई आपकी भारत की। ये दोनों तो किस पे है? प्रचलित मूल्य पे। और दूसरा है ना स्थिर मूल्य, तो ये राजस्थान की हो गई किस पे? स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य में राजस्थान की हो गई 84,935, 84,935। और अगर भारत की देखें तो भारत की कितनी हो गई भाई स्थिर मूल्य पे? 1,06,744। तो याद रखना है 1,67,964 राजस्थान की प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय, 1,67,964 राजस्थान की प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय। 964 याद नहीं रहता, 167 याद रख लो। और 1,84,205 भारत की प्रचलित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो 84,935, 84,935। और अगर भारत की बात करें तो 106,744, 1,06,744 जो है वो प्रति व्यक्ति आय। तो पहले दो टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। आप सभी जो है इसको पूरा देखें, रिवाइज करें। आपको इससे बाहर जो है वो इकोनॉमिक सर्विस में क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बनाए रखें और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।